हेलो एवरीवन, आप सभी 10th क्लास के ऐसे स्टूडेंट जो कि 2025 में आप लोग बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे चूंकि चैप्टर नंबर 1 जो कि फिजिक्स से हम लोग मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। और इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, तो आज के सेशन में टोटली क्वेश्चन जो भी होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। यहाँ से एक या दो मतलब कि जो भी नंबर आ जाए, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसी में से आने वाले हैं। तो आप सभी पूरी तरीके से पूरे सेशन को देखेंगे, एंजॉय करेंगे और लास्ट में आप लोग अपने कमेंट के हिसाब से मतलब कि जो भी क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब लगे, आपको लगता है कि ये हार्ड है, आप उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएंगे। फिर इसी तरीके से हम आपको एक वीडियोस प्रोवाइड करके आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है, ठीक ना। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बता दें ये जो क्लास 10th के लिए है और अभी बताया क्लास 10th में, और आप लोग थंबनेल में भी पढ़े हुएगा, देखे हुएगा। तो क्लास 10 के लिए फिजिक्स का फिजिक्स दैट मीन भौतिकी का क्या है, चैप्टर नंबर 1 लेके आ गए। और इसके अंतर्गत जो भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उन सबको हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे वीवीआई क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कह सकते हैं। यहाँ से निरंतर सवाल पूछे गए हैं और हर बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप जानोगे तो कहा जाता है कि मेनली जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से, है ना, ये समतल सतह होता है, यहाँ पे क्या करते हैं टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या होते हैं लौट जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश किरण क्या होती है क्या होती है किसी समतल दर्पण से टकराने के बाद, जब वो टकराएगा, ठीक है, किसी तरीके से वो आने के बाद यहाँ पे टकराएगा और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या हो जाएगा यहाँ पे लौट जाएगा। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान एक यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट रहने वाला है कि जब प्रकाश की किरण इसी समतल दर्पण से टकराएगा तो टकराने के बाद वो उसी माध्यम में लौट जाएगा, मतलब जिस माध्यम से ये आया रहेगा उसी माध्यम में चला जाएगा, ठीक ना। तो प्रकाश का परावर्तन होगा, चाहे कितने भी रे की बात करते हैं, सभी आएंगे और टकराएंगे और उसी माध्यम में क्या हो जाएंगे वापस चले जाएंगे। उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। तो इसी प्रकाश के परावर्तन के यहाँ पे हमें नियम जानना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताइए प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, क्या प्रकाश के परावर्तन में माध्यम चेंज होता है। तो इस तरीके के जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि जब किसी समतल दर्पण से प्रकाश की जो किरण होती है वो समतल दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है वापस उसी माध्यम में चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। जब प्रकाश क्या करती है किसी समतल दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस जाएगी, उसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ तक मिलने आपको याद होना चाहिए, एक बार में याद कर लो, फिर से सुन लो। जब क्या होती है प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस क्या होती है, जिस माध्यम से आया रहता है उसी माध्यम में अगर वो सीधी लौट जाएगी तो उसको हम बोलेंगे क्या प्रकाश के परावर्तन। अब देखो प्रकाश के परावर्तन होता है तो सबसे पहले तो परावर्तन में क्या होगा, प्रकाश के जो किरण होती है वो आएगा, टकराने के बाद वापस जाएगा, और जब ये वापस जाता है ना तो इस बीच में कुछ न कुछ एंगल का निर्माण होता है जिसे कोण कहते हैं, ठीक है। तो जो आएगा उस किरण का नाम दे देते हैं हम लोग आपतित किरण, और जब ये टकराकर वापस चला जाता है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित क्या होते हैं, परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। यहाँ पे जब ये टकरा के आए तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, और टकराने के बाद जो जाती है उस किरण का नाम होता है क्या परावर्तित किरण, ठीक ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखो। यहाँ पे मान लो कि एक लाइट जल रही होती है ना टॉर्च जैसा, तो यहाँ से जो प्रकाश होती है वो डायरेक्ट यहाँ से क्या हो रही है यहाँ पे आने के बाद और टकराने के बाद क्या होता है किसी भी जो व्यक्ति होते हैं किसी भी जीव होते हैं उसकी आंखों तक यहाँ तक क्या होता है पहुंच जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसी की आंखों तक जाता है तो हम कहते हैं ना कि यहाँ से टकरा कर ये लाइट डायरेक्ट हमारे चेहरे पे आ रहा है ना। तो जिस तरीके से यहाँ पे लाइट क्या कर रहा है आपतित किरण में आ रही है फिर वापस क्या हो रही है वहां पे जा रही है, तो जब आने की जो घटना होती है उसमें जो किरण आता है उसका नाम देते हैं आपतित किरण, मतलब
आने से एक बार ध्यान रखना, जब कोई आएगा तो उसको आपतित बोलेंगे, और जाने वाले जो किरण होती है उसको बोलते हैं परावर्तित, मतलब छूट के जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाले किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अब इसमें जब ये आ रहा है और फिर यहाँ से लौट रही है, तो इन दोनों के बीच में हमने एक यहाँ पे सीधा एक अभिलंब खींच दिया है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, है ना। तो इसको एक अभिलंब यहाँ पे जब ये खींचा तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एंगल बन गया। ठीक ना, एक कोण बन गया। अब इस कोण का नाम देते हैं, जिसका नाम क्या था, आपतन कोण, और इधर की कोण है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, परावर्तन कोण। ठीक ना, इधर वाले कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और इधर वाले कोण को परावर्तन कोण। तो यहाँ पे दो कोण बन गया ना। मेनली देखो, आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। उसी तरीके से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक ना, तो दो यहाँ पे कोण भी बन गया। पहले हम लोगों ने जाना क्या परावर्तन किसे कहते हैं, उसको हमने बता दिया। इसके बाद यहाँ पे बीच में जो अभिलंब था, अभिलंब के दो कोण बनते हैं ना, पहला आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, जिसको आपतन कोण कहते हैं। इसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसका नाम दिया जाता है आई, और इसका नाम मतलब सूचित करने के लिए आर हम लोग दे देते हैं। और ये क्या होते हैं, समतल सतह होते हैं ना, समतल जो कह सकते हैं ना, एकदम चिकना स्मूथ, है ना, चिकनाई टाइप का, या इसको मिरर भी बोल सकते हैं। आईना से बेहतर चमकीला, मतलब कि जो सतही सतह कोई और नहीं हो सकता है ना। अब मेनली क्या होता है, जो मिरर होते हैं ना, वो क्या होता है, पूरी समतल होता है। इस पे जब भी कोई लाइट आएगा तो वापस जाने के लिए इसको क्या होगा, ज्यादा कठिनाई नहीं होता है ना, आराम से वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसका परावर्तन आराम से देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरे अगर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट जो रखोगे ऑब्जेक्ट, तो वहां पे क्या होगा, जो लाइट आएगा तो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए वहां पे आप आसानी से इस चीज को नहीं देख सकते हैं। और जहां पे लाइट आसानी से इस परिघटना को देगा, ये घटना जब घटेगा उस जगह पर जब आएगा आपतित किरण और परावर्तित किरण जाते हुए आपको दिखाई देगा, तो आपको भी मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे क्या बनता है, परावर्तन कोण, और यहाँ पे क्या बनता है, आपतन कोण। जब इतनी चीज आप सीख लेते हैं तो अब आपको जानना पड़ता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, क्योंकि इनसे पहले इन सभी चीजों को जानना आपको जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो समझ गए होंगे। और इसके बाद है जो कि क्या है, प्रकाश के परावर्तन, और इसके रिगार्डिंग अब इसके नियम को जान लेते हैं। ठीक ना, पहला नियम क्या बोला जा रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वाह, सबसे बड़ी बात कह दिया, कहा कुछ नहीं, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसी चीज को आपको लिख देना है। देख लो, आपतित किरण जो आ रही है, परावर्तित किरण जो जा रही है, और बीच में जो डाला गया जो अभिलंब होता है, तीनों क्या है, एक ही तल में है। यहाँ पे देखो ओ पे मिला हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पे डाला गया लंब, तीनों कहाँ है, एक ही तल में है। इसीलिए ये तीनों क्या हो गया, प्रकाश के पहला जो अपवर्तन का नियम है, सॉरी, प्रकाश के पहला परावर्तन के नियम है, जो क्या हो गया, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम जानते हैं, दूसरा नियम ये क्या है, आपतन कोण जो कि परावर्तन कोण की क्या होगा, बराबर होगा। अब जो भी आपतन कोण होगा वो क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर। मतलब कि यहाँ पे देख लो, ये कोण जो बना हुआ है और ये कोण बना हुआ है, ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब जितना इस कोण, मतलब कि जो कोण आई होते हैं ना, जिसको हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, वो कोण आर की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो प्रकाश के परावर्तन को नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर प्रकाश के नियम के जो फॉलो करता है ना परावर्तन की, उसमें ये ध्यान रखना होता है कि कोण आई बराबर कोण आर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज दो हो गए, प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम होते हैं, और यही दो नियम आपको एग्जाम में लिखना होता है। आपके जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही दो नियम के बारे में पूछा जाएगा। तो प्रकाश के जब भी परावर्तन के नियम पूछा जाए तो आपको दो नियम याद होना चाहिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा, और इसके बाद आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक ना, तो इस चीज को आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा
कि सर अभी बताया है आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। इन तीनों चीज को एक बार में ही पढ़ लो। पढ़ने का मतलब होता है कि यदि आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उससे भी जो कि रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको माइंड में भी चलाते रहो कि इस चीज को भूले नहीं। ठीक है, देखो इस चीज को आप चलाते रहोगे, यहाँ पे याद करते रहोगे, इस साथ में इन तीनों को भी याद करोगे तो आपको मेनली क्या होगा, टोटल जितने भी आपके इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स होगा वो सभी आपके ब्रेन में घूमेगा। ठीक है ना, आपको बताएगा कि चलो ये भी होता है, ये भी होता है, हमने यहाँ पे डाला तो आपतित किरण हो गया, इसके बाद यहाँ से वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कह देते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बनता है उसको उनको आपतन कोण कहते हैं, इस बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अच्छा, ये तीनों एक जगह है इसलिए क्या होते हैं, परावर्तन का पहला नियम होता है, इसका ये कोण इस कोण के बराबर होते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ये परावर्तन के दूसरा नियम हो जाता है। मतलब कि टोटल एक बार में आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, जो भी है तो टोटल क्या होना चाहिए, एक ही बार में याद होना चाहिए। आप इस चीज को दोबारा ना पढ़ो, एक बार में पढ़ो और ध्यान हो जाना चाहिए। ठीक ना, तो आपको एक टॉपिक से इतने सारे टॉपिक जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया है और पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर इसमें भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स है तो आप फिर से इस वीडियोस को पीछे कीजिए और दोबारा सुनिए, जिसमें आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगले एक और इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझते हैं, और यहाँ पे जो टॉपिक है ये है गोलीय दर्पण के प्रकार। और इसी टॉपिक को देखिए, गोलीय दर्पण के प्रकार कहे या उत्तल और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। देखिए दोनों का क्वेश्चन का सेम ही आंसर होगा, आंसर सेम ही होगा। आपको देखने के जो क्या अलग है, लिखते समय आपको अलग तरीके से लिख देना है, बस हो गया आपका आंसर। देख लो, पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। देखिए इस दर्पण को समझने से पहले एक बात बता दें कि ये दोनों क्या है, गोलीय दर्पण का ही एक भाग है। जो भी स्टूडेंट पढ़े उनको याद होगा कि ये दोनों क्या होते हैं, गोलीय दर्पण का मेनली भाग होता है। अब गोलीय दर्पण क्या होगा, एक गोला होगा ना, खोखले गोले का एक भाग होता है जिसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है ना, अब इस सतह को देख लो, अब इस गोलीय दर्पण में क्या करो, इधर से भी कलाई कर दो, यहां से भी कलाई हो जाएगा। ठीक है, और इस जगह पे ध्यान रखना कि इधर से भी कलाई हो जाएगा, तो दोनों तरफ से यहाँ पे कलाई हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे एक बीच हो गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेंटर, है ना। इसके बाद इसको आने के बाद यहाँ पे देखो, इस जगह पे जो भाग आएगा इसको पी बोलेंगे और इस जगह को क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। ये हो जाता है वक्रता त्रिज्या। ध्यान रखिएगा, वक्रता त्रिज्या, ये होते हैं वक्रता त्रिज्या। अब वृत्त में पड़े होगा, ध्यान रखिएगा, जब वृत्त आप पड़े होगा तो वृत्त के जो बीचों बीच में होते हैं ना उसको केंद्र बोलते हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र बोलेंगे। सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, क्योंकि केंद्र है तो इस खोखले गोले के जो भाग है इसका केंद्र कौन है, सी है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये जो पी दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं ध्रुव, क्या पढ़ देते हैं, इसको ध्रुव पढ़ देते हैं। ठीक ना, और इसके बाद इस जगह पे देखे होगा, जब ये आपका वक्रता केंद्र हो जाता है तो यहां से लेकर यहां तक की मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको आप वृत्त में पढ़े होइएगा, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसीलिए इसका नाम जो हो जाता है वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, वक्रता क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, तो इसका नाम हो जाता है वक्रता त्रिज्या। इसी जगह पे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पी है तो इसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक ना, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ध्रुव हो जाएगा ना, इसको भी पढ़ेंगे ध्रुव ही, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या। और इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगा उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं ना, इसको क्या नाम दिया जाता है, प्रधान अक्ष, है ना। जो भी स्टूडेंट जो क्लास किए होंगे रेगुलर, आप अपने जहां भी पढ़ते होइएगा उस इंस्टीट्यूट में तो आपको बताया गया होगा कि जो खोखले गोले भाग होते हैं ना, अगर इस तरीके से यहाँ आप देख लो, हमने इसको कट कर दिया ऐसे, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जब भी कट करोगे, अब देखो दो यहाँ पे क्या बन गया, तो दो यहाँ पे दर्पण बन गया। पहला दर्पण ये बनता है, पहला दर्पण इधर बन जाएगा और दूसरा दर्पण किधर है, ये इस तरीके से बन जाएगा, इसको भी बोलते हैं दूसरा दर्पण। ठीक है ना, कितने दर्पण हो गए, दो, पहला हो गया ये दर्पण और दूसरा क्या हो गया, ये दर्पण। ठीक है, तो दो दर्पण हो गए। अब देख लो, इसका जो चिकना सतह है ये उभरा हुआ भाग है
है ना। परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है, इसका परावर्तक सतह क्या है, या झुका हुआ है। तो ये इधर से परावर्तक होता है ना, तो इधर से जब लाइट आएगी तो ये इस पे टकराएगा और इसके लिए इस पे टकराएगा। अब गौर से देखोगे, ये तो भाग हमने कलई कर दिया है ना, इस भाग को हमने रंग दिया है, पेंट कर दिया है, तो यहाँ के जो सतह हो जाएगा क्या होगा, धंसा हुआ होगा। इसका जो परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ होता है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में टोटल चीज यहीं से लिख देना है। अब जो भी चीज इसमें हमने बताया उस तरीके से आप करते जाओगे तो आपको गोलीय दर्पण का दो भाग, जिसमें उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, है ना, और दोनों दर्पण में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उनका विशेषता होता है, इन सब के बारे में आप लिख दोगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। अब जब यही क्वेश्चन को आप अलग अलग लिख दोगे कि गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, पहला उत्तल दर्पण, इसके बाद अवतल दर्पण, फिर से आप उत्तल दर्पण का आंसर लिखोगे, फिर से आप अवतल दर्पण का आंसर लिखोगे, तो उस क्रम में बन जाएगा गोलीय दर्पण के प्रकार का इसका डेफिनेशन और इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। वहीं पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में अगर अंतर पूछे तो आपका अंतर नीचे लिखा गया है, आइए समझ लेते हैं। देखो, इसका जो परावर्तक सतह होता है ना, क्या होता है, उभरा हुआ होता है। ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में उभरा हुआ होता है। आप देख लो, इधर के जो दर्पण है इसको हमने उत्तल दर्पण बनाया है। क्या बनाया है, उत्तल दर्पण। इस खोखले गोले के भाग से इस इधर के दर्पण को हमने बनाया है गोलीय दर्पण, सॉरी गोलीय दर्पण के मतलब इस भाग को क्या बनाया है, उत्तल दर्पण। अब इस उत्तल दर्पण में जब भी देखोगे तो इधर का जो भाग होता है ये क्या उभरा हुआ है। उत्तल दर्पण का जो बाहरी भाग होता है, जहां से कोई किरण क्या होती है, टकराने वाला होता है, परावर्तक सतह जिसको बोलते हैं, ये उभरा हुआ होता है, मतलब ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ पे देख लो उत्तल दर्पण है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसका जो परावर्तक सतह होगा कैसा होगा, उभरा हुआ होता है, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया। इसी तरीके से इसको देख लो, इसका जो परावर्तक सतह क्या होगा, धंसा हुआ होगा। इस भाग को देख लो ना, इस भाग में क्या है, धंसा हुआ है। यहाँ से जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगा ना, जाएगा तो धंसे हुए भाग से टकरा के आएगा। कहां से, धंसे हुए भाग से टकरा के आएगा, इसीलिए इसका भाग क्या होता है, धंसा हुआ होता है। ठीक ना, चलिए अगली बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण, ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है ना, बहुत बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत लंबा होगा, बहुत बड़े टाइप्स का होगा। जब भी उत्तल दर्पण की बात आएगी तो एक ही चीज ध्यान में क्लिक करता है, वो क्या होता है कि ये इसका जो यूज होता है ना, गाड़ी के जो हेडलाइट होते हैं उसमें होता है। और जब भी आप देखोगे कहीं उसमें धोखा से आपका नजर पड़ जाए, बगल से देख लोगे तो आपको ध्यान पड़ेगा कि वो ये तो इसका जो दृष्टि क्षेत्र है ना बहुत ही लंबा है। उसमें कभी झांक के देखना तो पीछे जितने भी गाड़ी होता है वो सभी गाड़ी का उसमें क्या होते हैं, उसमें जो इमेज होते हैं ना वो तैयार होता है, उसमें आपको उसका इमेज होता है, उसका परछाई जो कि फोटो होता है ना वो दिखाई देगा। ठीक ना, और ये चीज बताता है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र इसीलिए बताता है क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो जब कभी आपको देखने को मिले तो गाड़ी के जो साइड मिरर होता है ना, वहां पे जाके आप देखना तो इसका दृष्टि क्षेत्र आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है, बहुत दूर से किसी भी वस्तु को देख रहा है। तो इस तरीके का देखने को मिलता है किसमें, उत्तल दर्पण में। वही बात करते हैं अवतल दर्पण का, तो इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना बहुत ही कम टाइप का होता है। मतलब जब कभी आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, सामने में जब आप क्या कहते हैं आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो कोई बहुत बड़ा आपका क्या होता है, पीछे का बैकग्राउंड होता है जो कि नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र बहुत ही कम होता है। किसका, तो अवतल दर्पण का। ध्यान रखिएगा, बड़ा में क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। बड़ा में जो दृष्टि क्षेत्र होता है क्या होता है, छोटा हो जाता है। और जबकि ये छोटा है ना, देखो यहाँ पे कितने अक्षर में लिखा गया है, अवतल अ व त अल 4 में लिखा हुआ है, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, छोटा, क्योंकि बड़ा के साथ छोटा जाएगा और छोटा के साथ क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इस चीज से भी ध्यान रख सकते हैं कि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होगा और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, छोटा होगा। जब भी कंफ्यूजन आए तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए अगली बात करते हैं, यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेनली आपको आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी टाइप के, सीधे टाइप के। वहीं पे यहाँ पे बात करते हैं तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें बताएंगे आपको इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है और उसकी जो विशेषता होती है, इनके बारे में हम लोग भी बताएंगे, अभी बताने वाले इसी सेशन में आप लोग पढ़िएगा इसकी बात। तो यहाँ पे लिखा गया वास्तविक और क्या होता है, आभासी, दोनों प्रकार का इसमें प्रतिबिंब बनता है। इसमें एक ही प्रकार के बनेगा लेकिन इसमें दोनों प्रकार के बनेगा। आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताइए कौन ऐसा दर्पण है जिसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इस चीज को ध्यान रख रहिएगा, यहीं से ये क्वेश्चन आएगा, यहीं से ये क्वेश्चन आएगा
कि बताइए कि दोनों में कौन ऐसा दर्पण है जहां पे दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो अवतल दर्पण होते हैं उसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखिएगा, दोनों प्रकार के क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। समझ रहे इस बात को, और बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा कि इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मेनली पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। एक प्रकार के प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण का नाम होता है उत्तल दर्पण, दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाने वाले का नाम क्या होता है, अवतल दर्पण। इस बात में आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, कभी भी कंफ्यूजन आपका इसमें होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ तो आपको साधारण से 1 नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि वहां पे आप गलत लगा के आ जाओगे, ठीक है। चलिए, इसे अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं और इसको अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। देख लो, इसको अपसारी बोलते हैं, इसको अभिसारी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। अब देख लो, ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के क्या होता है, जो परावर्तक सतह होता है वो उभरा होता है। तो देख लो, यहाँ पे बना देते हैं हम आपको ऐसे। देख लो, इस जगह पे हुआ, अब इसको कलाई कर दो, इधर से क्या किया गया है, ढंग दिया गया है, इधर से ढंग दिया गया है। जब इधर से कलाई कर दिया गया है तो जब लाइट की किरण, यहाँ पे देख लो, इसको हम बना देते, सॉरी एक सेकेंड, ये बीचों बीच में बनेगा ना, हाँ, इस बीचों बीच में यहाँ पे डाल दो। और इसके बाद देख लो, इसको हम लोगों ने नाम दिया था क्या, पी नाम दिया था ना, इसके आगे वाले को सी नाम दिया था, इसको पी दिया था। जब लाइट की किरण ऐसे जाएगी ना तो ये क्या करेगा, इधर मोड़ देगा, फिर यहाँ से जाएगा तो टकराने के बाद इधर मोड़ देगा। इसी तरीके से यहाँ से आएगा तो ये मुड़ेगा और इधर से आने के बाद इधर मोड़ देगा। मतलब कि टोटल क्या कर रहा है, अपसारित कर रहा है ना। अपसारित मतलब बिखेरने के कारण कर रहा है ना, बिखेरने का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सभी बिखेरने के काम कर रहा है, इसलिए इसको अपसारी किरण सॉरी अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। और अपसारी जो किरण पुंज होता है वो भी ध्यान रखिएगा। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, एक जगह से ऐसे जाएगा तो तिरा ये दे देते हैं, एक ही जगह से निकलकर सत्तर जाता है, इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। इसको क्या नाम दिया जाता है, अपसारी किरण पुंज, क्योंकि एक ही जगह से क्या होता है, सभी जगह निकल रहा है, एक ही जगह से क्या हो रहा है, सभी जगह फैल रहा है। यहां से भी ये फैल रहा है, यहां से भी ये फैल रहा है। जब एक जगह से दूसरी ओर फैलते हुए नजर आए तो इस तरीके को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, और जिस दर्पण के द्वारा ऐसी घटना होती है उसको अपसारी दर्पण बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको समझ लो, अगर यहाँ पे आओगे तो इसका जो दर्पण होगा ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, कलई किया गया होगा, इधर से इसको क्या कहते हैं, रंग दिया गया है, ठीक है। इसको क्या किया गया है, रंग दिया गया है। अब इस जगह पे देख लो, यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये बीच लाइन हो गया, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं ना, वक्रता केंद्र, ठीक है। और यहाँ पे मान लो फोकस है, तो इस जगह पे क्या होगा, ऐसे लाइटिंग जाएगा ना तो इसको ये इधर निकाल देगा, फिर यहाँ से जाने के बाद इधर निकाल देगा। मतलब कहीं से भी जाओ एक जगह पे आपको मिला देगा, कहीं से भी जाओ एक जगह पे आपको मिला रहा है। तो जब कहीं से भी जाओगे एक जगह पे आपको मिला रहा है तो इस जगह को हम नाम देते हैं क्या, इस जगह पे सभी को मिला रहा है तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं क्या, अभिसारी किरण पुंज। ध्यान रखिएगा, जब एक जगह, ध्यान रखिएगा कि अगर टोटल जगह से आने के बाद, अगर ये एक ही जगह पर मिल जाए तो इसको बोलते हैं क्या, अभिसारी। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और जब यही अभिसारी किरण पुंज की घटना जिस दर्पण में होगा इसको भी बोल देंगे अभिसारी दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ है ना, इसको बोलते हैं अभिसारी क्या, दर्पण के नाम से जानते हैं। तो जिसमें भी अभिसारी किरण पुंज की घटना होगा उसको अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। और जिसमें भी आपको अपसारी वाले जो किरण पुंज की घटना दिखती हुई दिखाई दे उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। उसको क्या नाम देंगे, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में अपसारी दर्पण के नाम से रहते हैं और अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। और यहाँ पे होते हैं, इस घटना को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज और इस घटना को बोलते हैं क्या, अपसारी किरण पुंज। एक और किरण पुंज होता है जिसका नाम होता है समांतर किरण पुंज, जो कभी भी टकराएगा नहीं, कभी भी मिलेगा नहीं। तो इस किरण पुंज का नाम होता है क्या, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज नाम होता है इसका। तो जो भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं उनको ध्यान रखने वाली बात है कि हमने आपको दर्पण के साथ साथ आपके किरण पुंज है उसको भी आपको यहाँ पे बता दिए। जो भी दर्पण के साथ साथ किरण पुंज आया उन सभी किरण पुंज को बता दिया। किरण पुंज भी पूछा जाता है, मेनली आपको
एग्जाम में किरण पुंज पूछा जाता है और कुल 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। सबसे पहला जो किरण पुंज होता है जिसका नाम होता है क्या, अपसारी किरण पुंज। और इस अपसारी किरण पुंज से एक जगह से सभी क्या होते हैं, किरण बाहर की ओर निकलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे होता है अभिसारी किरण पुंज, और इसमें क्या होता है, सभी जगह से जो रे होते हैं, किरण होते हैं, जो कि आकर एक जगह पर मिल जाता है। और एक लास्ट में होता है जिसका नाम है समांतर किरण पुंज, और इसमें जो भी किरण होंगे वो आपस में कभी भी मिलेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, तो इस तरीके की किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। और यहाँ तक डेफिनेटली आप सभी को बहुत अच्छे से सेशन पसंद आ रहा होगा। जिसने भी पूरी सेशन को देख रहा होगा उसको मजा आ गया होगा कि आज का क्लास बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही अच्छा है, और शायद आने वाला क्लास इससे भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पूरी सेशन को देखिए और लास्ट में आप इस सेशन को शेयर भी करेंगे। ठीक ना, चलिए एक चीज और देख लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के 3 उपयोग लिखे, 2 उपयोग लिखे, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि उसी क्वेश्चन के लिए यहाँ पे इस उपयोग को हमने लिखा है। साथ में यहाँ पे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के साथ में इसके उपयोग को भी देख लीजिएगा, तो एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यहाँ पे भी बन जाएगा। ठीक ना, चलिए मैंने बात करती यहाँ पे उपयोग का, तो गाड़ी के साइड मिरर होते हैं ना, हाँ गाड़ी के साइड मिरर होते हैं, बगल से जो गाड़ी में कान की तरह लगा होता है ना, उसी को साइड मिरर बोलते हैं। तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। एटीएम की सुरक्षा के लिए जब पैसे निकालने जाता है ना, तो उसके बगल में भी जो ये उत्तल दर्पण होता है ना, उसी का उपयोग किया जाता है, ताकि उसको मालूम चल सके कि हमारे पीछे लाइन में कितने जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं और इसमें कौन से लोग का हरकत क्या है। इसी हरकत को आप देख सकते हैं जब आप पैसे निकालते हैं, है ना। हो सकता है उसमें कोई चोर हो या किसी प्रकार की जो लफंगे टाइप्स का जो लोग होता है, उनसे यहाँ पे क्या करता है, आपको पहले ये मीटर बता देगा कि आपके पीछे कौन सी घटना हो रहा है। ठीक है, और जिससे आप क्या कर सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। ओके, अगली बात आता है सड़क सुरक्षा। जो सड़क का जो ट्रैफिक होता है उस जगह पे भी मेनली इसका यूज किया जाता है, ताकि वहां पे जो ड्राइवर हो उसको जो घटना घटने से ये क्या कर सकते हैं, हमें बचा सकते हैं। जो भी ड्राइवर होते हैं उनको गाड़ी होते हैं, तो गाड़ी को यहाँ पे दुर्घटना होने से बचाने का भी काम करता है। तो मेनली ये 3 उपयोग हो गया, जो कि किसका है, उत्तल दर्पण का। वहीं अवतल दर्पण के 3 उपयोग की बात करें, इसमें तो बहुत सारे उपयोग है जो आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले गाड़ी के जो होते हैं हेडलाइट के रूप में, यहाँ पे साइड मिरर कहे तो उत्तल दर्पण, हेडलाइट बोले तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने वाला की बात किया जाए तो इसपे अवतल दर्पण। और डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर की बात की जाए, ज्यादातर डॉक्टर है जहाँ पे जो डॉक्टरी जहाँ पे इलाज होता है, दांतों के डॉक्टर होते हैं या किसी का अलग प्रकार के जो भी डॉक्टर होते हैं, जहाँ पे आपको मिरर का उपयोग किया जाता है, तो उस जगह पे किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहां पे कैसे किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वहीं पे जो हेड लाइट होते हैं, लेजर लाइट होते हैं, इन सभी जगह पे भी क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे मेनली एक ही बोर्ड में एक ही जगह पे आपने कई को प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, मतलब कि पूरी की पूरी प्रकाश की परावर्तन आपको इसी जगह पे समाप्त कर दिया गया, यहीं पे बता दिया गया। जब एक सेशन, एक थोड़ी सी सेशन में आप इतने बड़ी कहानी पढ़ सकते हो, तो अगर क्लास बड़ी होगी तो उस दिन तो बहुत एकदम भूचाल ही आ जाएगा। ठीक ना, देख लो हमने क्या क्या बता दिया। आतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित, अभिलंब, इन सब के बारे में बताया। इसके बाद प्रकाश के परिवर्तन के नियम भी समझा दिया आपको, प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है ये भी बताया। साथ में आपको गोलीय दर्पण से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है उन सभी को यहाँ पे हमने बता दिया आपको। इसके बाद गोलीय दर्पण के प्रकार और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में जो अंतर होते हैं ये भी बताया आपको। इसमें कैसे बनता है दोनों दर्पण ये भी आपको यहाँ पे बताया गया, किसका दृष्टि क्षेत्र और किसका कम होता है ये। इन सबसे रिलेटेड जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है टोटल बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो कभी अपनी क्लास से छूटता ही नहीं है, चाहे उसको अलग से पढ़िए या ना पढ़िए। ठीक है, आवासीय में देख लीजिए, यहाँ पे जो बना था आवासीय बना था, यहाँ पे वास्तविक आवासीय बना था, इसके बारे में बता दिए। अब सारी यहाँ मेनली किरण पुंज के बारे में भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है।
कौन से किरणपुंज क्या है, किसकी प्रकृति कैसी है, इन सब के बारे में हम आपको बता दिए। तो इस स्लाइड में जितने भी चीज पढ़े हैं वो सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी को इतना ही याद रखना है कि ये अगर आपको याद हो जाता है तो प्रकाश के परावर्तन से एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें पढ़ेंगे अवतल दर्पण में बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी स्थिति क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद अपने सेशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर हम लोग आ रहे हैं। जल्दी